नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए, एक बेहतर तो प्रैक्टिस आपको चाहिए ही। पिछली बार का जो एग्जाम हुआ उसको मद्देनजर देखते हुए आप जितना बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी, उतना आपके लिए बेहतर है। तो इस क्रम में जो है दृष्टि आई से जो है टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2। टेस्ट 1 जो है आपको राज्य व्यवस्था का और 2 जो है आपका भूगोल का। और ये शुरुआत वाला टेस्ट एनसीईआरटी के ऊपर बनाया गया है। तो इसमें हम लोग अब टेस्ट नंबर 3 देख रहे हैं। और टेस्ट नंबर 3 में अगर देखेंगे तो ये इतिहास का है और इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन का भी कुछ समावेशन किया गया है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जैसा मैं बताया था कि अभी ये कंटिन्यू जो है आपको ये वीडियो यूपीएससी को लेकर अभी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यूपी पीसीएस का जो है प्रीलिम्स एग्जाम नज़दीक है, तो उसको अभी टारगेट करते हुए थोड़ा ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो है ये जैसे ही यूपी पीसीएस का एग्जाम फिनिश हो जाता है तो फिर कंटिन्यू इसके लिए खूब सारा आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्स्ट्रा टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख लेंगे जो लोग नहीं देखे हैं। बाकी बहुत सारा जो है आपके काम का यहाँ पे वीडियो है, करंट अफेयर वगैरह। प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सुबह जो है अप्रोक्स मान के चले तो 8 बज के 15, 8 बज के 15 AM पे जो है आके आप लोग लाइव टेस्ट जो है ये यूपीएससी वाला देख सकते हैं। ठीक है, तो दृष्टि का देख रहे हैं और दृष्टि जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद जो है हम लोग आपका विजन आईएएस, ठीक है, जो भी मार्केट में बेहतर अवेलेबल होगा सब हम जो है प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल बेहतर तरीके से। हम लोग 30 प्रश्न डिस्कस किए थे इसके टेस्ट में, आज जो है 31 से देखेंगे। और बिल्कुल पैरेलली हम यहाँ पे सफिशिएंट आप सभी के लिए टाइम भी देंगे। आप लोग पैरेलली मेरे साथ अटेम्प्ट करेंगे। एक्टिव होकर अगर आप मान लीजिए लेक्चर को अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का अप्रोच होना चाहिए आपको, कैसे अप्रोच जो हम लोग रखें। ठीक है, तो ये अप्रोच क्वेश्चन पढ़ना कैसे चाहिए, एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन तो ज़्यादातर काम नहीं आया था पिछला पेपर में, फिर भी जो है आपको ये सब जो है चीज़ें आनी चाहिए। बाकी एक और जो है यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है आप सभी के लिए, मेंटरशिप जो है गाइडेंस एक प्रोग्राम है। तो इसमें जो है आपको पीडीएफ वगैरह जो है या न्यूज़पेपर वगैरह इसमें उपलब्ध आपको डेली होता है। साथ ही साथ इसमें जो है अभी एक टेस्ट जो है टॉपिक वाइज टेस्ट इसमें आपको दिया जा रहा है। अभी यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है तो वहाँ ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेंगे जाके, यूपीएससी वाला या यूपी पीसीएस के हैं तो यूपी पीसीएस वाला आप ज्वाइन कर लेंगे जाके। और यहाँ पे भी एक टॉपिक आपको दिया जा रहा है और उस टॉपिक का आपको नेक्स्ट डे टेस्ट दिया जा रहा है। वो भी आप टेक्स्ट जाके दे सकते हैं, उसका आपको एनालिसिस यानी आंसर शीट भी उपलब्ध कराया जाता है। तो आप जाके वहाँ से भी देखिए, खुद से भी टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है एक एनालिसिस के साथ। ठीक है, चलिए, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए। बाकी जो है टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जल्द से जल्द जो है पीडीएफ वगैरह भी आपको उपलब्ध वहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो ज़रूर आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में जो बाल मृत्यु दर है इसके अनुमान के लिए गठित अंतर एजेंसी जो समूह है जो बाल अस्तित्व लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का विवरण प्रस्तुत करता है, वो आखिर है क्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न तो क्लियर ही हो गया होगा। संयुक्त राष्ट्र में जो बाल मृत्यु दर है उसी के अनुमान के लिए, ठीक है, अंतर एजेंसी जो समूह जो है गठित किया गया जो बाल अस्तित्व लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का विवरण करता है। देखिए, अफ्रीका देशों के लिए यूनिसेफ द्वारा प्रचारित और वित्त पोषित एजेंसी है। दूसरा है बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखें, यूनिसेफ के नेतृत्व वाला समूह है, इसमें डब्ल्यूएचओ और विश्व बैंक जैसी कई संगठित संगठन जो है इसमें शामिल है। और चौथा है, इसमें बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा विकसित किया गया डेटाबेस है। देखिए, करेक्ट आंसर जो है आप लोग बिल्कुल यहाँ पे कर पा रहे होंगे। देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है सी बन जाएगा। ठीक है, ये जो यूनी जो आपको यूनी जीएमई दिख रहा है, यूनिगेम बोल सकते हैं, ये क्या है आपको, तो यूनिसेफ के नेतृत्व वाला एक समूह है जिसमें डब्ल्यूएचओ और विश्व बैंक जैसे कई जो है संगठन शामिल है। ठीक है, इसमें आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामला का विभाग और जनसंख्या प्रभाग भी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अब ये सब एजेंसी जो है, एजेंसी की बात करेंगे तो बाल मृत्यु दर का अनुमान लगाने के लिए ये महत्वपूर्ण जो है पंजीकरण प्रणाली, सर्वेक्षण और जनगणना सहित बहुत सारा जो है डेटा संकलित करके विश्लेषण करती है ये सब। ठीक है, अगला देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 32, स्मार्ट प्रोग्राम के बारे में पूछा गया आपसे।
ये निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। स्मार्ट प्रोग्राम का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका कार्यान्वयन संस्था है। बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए, स्मार्ट प्रोग्राम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर इसका आप लोग कीजिए। देखिए, करेक्ट आंसर ए ही होगा, केवल एक ही सही है। ठीक है, तो कार्यक्रम का उद्देश्य जो है आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना ही है। ठीक है, स्मार्ट प्रोग्राम का उद्देश्य, तो ये पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय क्या इसका कार्यान्वयन संस्था है। ये इनकरेक्ट है यहाँ पे। देखिए, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये जो है स्मार्ट प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये जो है आपको क्लियरली गलत हो जाएगा। ठीक है, NCISM और आपका CCRS, ठीक है, ये लोग जो है आपको स्मार्ट प्रोग्राम शुरू किए हैं। ये आपका गलत हो जाएगा, तो क्लियर यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अगला देखिए प्रश्न है, भारत प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, इसमें दिया है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में नदियों, बंदरगाहों और जहाज रानी के महत्व और कल्पना पर प्रकाश डालेगा। भारत प्रवाह। नेक्स्ट है आपका, इसका लक्ष्य संभावित मत्स्य क्षेत्र के निर्माण के उद्देश्य से एक साझा मंच जो है तैयार करना है। ये पर्यटन मंत्रालय का एक प्रमुख पहल है। देखिए, तो अगर बात करें भारत प्रवाह का, ठीक है, आंसर करें इसका आप लोग। ठीक है, पहला तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो नदी है, बंदरगाह है, जहाज रानी के महत्व कल्पना पर प्रकाश डालेगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। दूसरा देखिए, तो इसका लक्ष्य संभावित मत्स्य क्षेत्र के निर्माण के उद्देश्य से एक साझा मंच तैयार करना है। ये जो है बिल्कुल ही आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, भारत प्रवाह जो है आपको पोत परिवहन, नदियों, समुद्र और लोगों के बारे में जो है एक बड़ा जो है दृष्टिकोण बनाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्र में हितधारकों के जो है एक साथ लाने के लिए एक साझा मंच की तरह ही काम करेगा। यहाँ पे मत्स्य वाला कोई बात नहीं किया गया है। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है, ये पर्यटन मंत्रालय का पहल है भारत प्रवाह, ये भी आपको गलत है। ठीक है, ये पोत पतन, पोत परिवहन, जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है ये भारत प्रवाह इंडिया जो है अलोंग इट्स सोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी आपको गलत हो जाएगा, केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आपका ए ही बन जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए और बताना है कि जो पृथ्वी 2 मिसाइल है इसके संदर्भ में कितना सही है इसमें से। पृथ्वी 2 मिसाइल्स के बारे में, तो देखिए पिछला बार भी यूपीएससी प्रीलिम्स में देखेंगे तो एक आध प्रश्न जो है, एक आध से ज्यादा ही प्रश्न पूछा गया था। साइंस एंड टेक से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। देखिए, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, पृथ्वी 2। कम दूरी की ये बैलिस्टिक मिसाइल है। सिंगल स्टेज मिसाइल है ये। सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। के बारे में बताना है कौन सही है। ठीक है, आंसर करें इसका। देखिए, अगर पृथ्वी 2 का बात करेंगे तो बिल्कुल स्वदेशी रूप से विकसित हुआ है पृथ्वी 2, और ये सतह से सतह पे ही मार करने वाली है और कम दूरी की ही बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से सतह वाली हो गई, कम दूरी से देखेंगे तो ये 350 किलोमीटर इसका रेंज है। ठीक है, 350 किलोमीटर इसका जो है आपको रेंज है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा। पृथ्वी 2 के बारे में देखेंगे तो ये सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है आपका। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 500 किलो से लेके 1000 किलो की जो है वारहेड माउंटिंग क्षमता है। तो ये सिंगल स्टेज मिसाइल है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल। ये सॉलिड फ्यूल्ड नहीं है, कैसा है, ये लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है। ठीक है, ये आपका लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है, तो ऐसे में ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 आपको सही हो गया, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, केवल 3। ठीक है, इतना बात ध्यान रखेंगे।
और ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है प्रिस्बी 2 साइलैब को। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 35। देखिए, तो कुछ करंट अफेयर और करंट अफेयर का प्रश्न भी यहाँ पे है इतिहास के अलावा, वही अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जो है बाय रोबर निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संवर्धित करता है? ठीक है, ये पहला ज्ञात जीव जो विषाणुभक्षी है, विषाणुओं द्वारा समूह जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है, नीपा वायरस का एक नया संस्करण है, कोविड वैक्सीन में मौजूद प्रतिजन है। देखिए, जो भी मैटर चर्चा में रहता है वहां से प्रश्न तो बनता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो लोग ये कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, पहला ज्ञात जीव है जो विषाणुभक्षी है। ठीक है, ये जीव खोजा गया है और ये क्या है, विषाणुभक्षी है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, बताइए कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है कौन सा गलत है, सही कौन नहीं है, तो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे आप लोग। यह एक परिणाम आधारित वित्तीय संस्थान है। इसका उपयोग वन संरक्षण के लिए किया जाता है, बताना है। ये आंसर करें इसका, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। देखिए, ये वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो है, ये एक परिणाम आधारित वित्तीय संस्थान ही है, तो ये तो करेक्ट बन जाएगा आपका। इसका उपयोग लिखा है कि वन संरक्षण के लिए किया जाता है, ये सही नहीं है आपको। ये जो है काले गैंडे की आबादी में वृद्धि को लेके जो है, ये इसमें निवेश करने की बात की गई है। तो वन संरक्षण बॉन्ड जो है आपको ध्यान रखेंगे, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, तो यहाँ पे केवल एक ही आपका सही बन जाएगा। ठीक है, वन संरक्षण बॉन्ड जो है, ये अपने तरह का जो है पहला परिणाम आधारित वित्तीय संस्थान है जो ब्लैक राइनो है इनके जनसंख्या में वृद्धि और संरक्षण निर्धारित करने के परिणाम के अनुसार निवेश की दिशा जो है ये प्रदान करता है। ये वन संरक्षण के लिए नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। काले गेंडे को लेके है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। देखिए, आप पूछा गया IVOFM तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और आप बताइए कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखते हैं। इसे भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। इस टेक्निक को, ये वायु प्रदूषण से संबोधित करने के लिए अभिकल्पित है। चलिए आंसर कीजिए इसका। देखिए, IVOFM जो टेक्निक है, तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है आपका कि ये जो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे के द्वारा ही विकसित किया गया है। लेकिन ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ये जो है आपको जल जो है प्रदूषण की समस्या से संबंधित है, तो स्वच्छ पीने योग्य जो है पानी बनाने को लेके है। ये जो है क्लियरली गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका केवल एक ही बनेगा। देखिए, जल संदूषण की समस्या से संबोधित और स्वच्छ और पीने योग्य जल पहुंच बढ़ाने के लिए ये आपको भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान जो संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे है, इसी के द्वारा प्रदूषण जल को साफ करने के लिए जो है बायोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क आपको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के बारे में। ऑप्शन एज इट इज वैसा ही है, इसमें केवल एक है, दो एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आंसर करें इसका। देखिए, दिया है कि देश में निर्मित, आयातित और वितरित चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा और प्रभावकारिता को गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। ठीक है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
ये बात जो है सही है बिल्कुल। ठीक है, केंद्रीय औषधि जो मानक नियंत्रक संगठन जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। ये भी बात जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी करेक्ट ही है। दोनों यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर जो है आपका क्या बनेगा, ऑप्शन सी ही किए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ये देश में निर्मित जो भी है या आयातित है या वितरित चिकित्सा उत्पाद है उसी के सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये 3 टर्म है। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये संवैधानिक निकाय भी है। यही बात दोनों ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 हो गया 39। देखिए, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में समाचारों में रहा पद ग्रीनिशु ऑप्शन संदर्भित करता है किसको, ये पूछा गया है। आंसर करें। देखिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन ए ही बिल्कुल। देखिए, आरंभिक सार्वजनिक निर्गमन के दौरान खरीदारों की सहमत संख्या से अधिक जो है शेयर विक्रय की अनुमति प्रदान करना। ठीक है, देखिए, ये जो ग्रीन इशू विकल्प है, ग्रीन इशू विकल्प, तो ग्रीन इशू जो ऑप्शन है ये आपको ओवर अलॉटमेंट विकल्प है। ना याद रखेंगे, ओवर अलॉटमेंट विकल्प है। और इसके लिए जो है आरंभिक जो है सार्वजनिक निर्गमन जो है आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है, इसके दौरान खरीदारों यानी जो अंडर राइटर्स है इनको जो है सहमत संख्या से अधिक शेयर विक्रय करने का अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। देखिए, ऑप्शन में ऐसा है कि कितना कथन सही है, केवल एक है, दो है, तीन है या कोई भी नहीं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 40। देखिए, ईंधन के रूप में जो हाइड्रोजन गैस है के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, देखिए, पहला है कि हाइड्रोजन का भंडार है, न कि एक महत्वपूर्ण स्रोत। हाइड्रोजन का उपयोग आमतौर पर पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में हम लोग करते हैं। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जाता है, जहाँ कार्बन अभिग्रहण और भंडारण का उपयोग करके उत्सर्जन को भी अभिकृत किया जाता है। तो आपको हाइड्रोजन गैस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, देखिए, हाइड्रोजन ऊर्जा का भंडार है, तो सभी को पता है, न कि एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हाइड्रोजन एक ऊर्जा का भंडार ही है, ये कोई स्रोत नहीं है। भारी मात्रा में ऊर्जा इसे हम लोग वित्त या संग्रहित भी कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, दूसरा दिया है यहाँ पे कि हाइड्रोजन का उपयोग आमतौर पे हम लोग पेट्रोलियम शोधन, रिफाइनरी वगैरह में, और साथ जो है उर्वरक उत्पादन में करते हैं। ये भी सही है, हाइड्रोजन का उपयोग जो है औद्योगिक जो है ईंधन में बिल्कुल हम लोग करते हैं। और इसमें अमोनिया जो एक उर्वरक है, बात हो गया, रिफाइनरी हो गया, और ऊर्जा उत्पादन में भी इसका उपयोग हो रहा है। बाकी अभी तो हाइड्रोजन पे काफ़ी रिसर्च हो रहा है और काफ़ी सारी काम जो है हो रहा है, और भविष्य का ईंधन भी है, ये भी सही है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जाता है, यहाँ पे लिखा है, जहाँ कार्बन अभिग्रहण और भंडारण का उपयोग करके उत्सर्जन भी अभिगृहित किया जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिएगा तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ब्लू जो हाइड्रोजन होता है इसका उत्पादन आपको प्राकृतिक गैस से किया जाता है, और यहाँ पे जो है ये हरित हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये आपको आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू हाइड्रोजन में देखेंगे तो इसका उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जाता है, और इसमें कार्बन अभिग्रहण भंडारण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको इनकरेक्ट बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो इतना सारा आपका, देखिए हाइड्रोजन में देखेंगे तो एक ग्रे हाइड्रोजन होता है, एक ब्लू होता है, एक ग्रीन होता है। ठीक है, यहाँ पे हरित हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन आप लोग सही कर ही लिए होंगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल दो ही हो जाएगा, क्योंकि दो स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या जो है 41।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिया गया। पहला, यूरोप में कोई दुर्लभ मृदा तत्व भंडार नहीं पाया गया। यूरोपीय जो संघ है इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी खनिज के लगभग 98% चीन से आयात किया जाता है। बताना है कि कितना इसमें कथन आपको सही है। ये आपका ऑप्शन रहा। ठीक है, एक दो दोनों सही है, व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता है, एक सही है, दो गलत है, ऐसे करके ऑप्शन है आपका। देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा है कि यूरोप में कोई भी दुर्लभ मृदा तत्व भंडार उपलब्ध नहीं है। अब ये तो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। आप देखेंगे तो स्वीडन वगैरह का उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे, किरूना में लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन जो है दुर्लभ जो है मृदा ऑक्साइड का निक्षेप वहां पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई नहीं है, क्लियर गलत हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। जहां तक दूसरा कंडीशन दिया है कि यूरोपियन यूनियन के उपयोग होने वाले जो दुर्लभ पृथ्वी खनिज है उसका 98% चीन से आयात किया जाता है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो सही है और एक गलत है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। कथन एक गलत है और दो आपका सही है। आगे देखते हैं। ऐसे भारत के पास भी दुनिया का लगभग जो दुर्लभ मृदा निक्षेप है का लगभग जो है 6% भारत के पास भी है। ये बात एक नज़र में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। देखिए अभी इतिहास का यहाँ से प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको करंट अपडेटेड प्रश्न भी रखा गया था साइंस टेक वगैरह। देखिए यहाँ पे सावित्री बाई फुले के संदर्भ में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कितना कथन इसमें सही है सावित्री बाई फुले के बारे में। देखिए, पहला है कि पुणे में जो है बालिकाओं के लिए प्रथम स्वदेशी रूप से संचालित विद्यालय स्थापित की थी ये। दूसरा है, उन्होंने मुंबई और पुणे में नाइयों के हड़ताल का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रचलित प्रथा का विरोध करना था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की भी शुरुआत की थी। कौन इसमें सही है ये आपको बताना है। ठीक है, सावित्री जो है ज्योतिराव फुले के बारे में। तो देखिए, समाज सुधारक जो है ग्रुप में इनको हम लोग जानते हैं, शिक्षाविद और कवियत्री भी थी। उत्तर करें। देखिए, तो पुणे में ही जो है बालिकाओं के लिए प्रथम स्वदेशी रूप से संचालित विद्यालय जो है इनके द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। कब 1848 में जो है ये बनाया गया था, ज्योतिराव और सावित्री बाई के द्वारा ही शुरू किया गया था, तो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट निकल गया। दूसरा देखिए कि महिलाओं को अधिकार को जागरूकता के लिए, अच्छा दूसरा स्टेटमेंट है मुंबई और पुणे में नाइयों का हड़ताल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था, ये भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। और इस उद्देश्य यही था कि जो विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रचलित प्रथा है उसका विरोध करना, ये भी करेक्ट है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल इनके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो महिला सेवा मंडल की भी शुरुआत की गई थी कब, 1852 में। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो ऐसे में ऑप्शन आपका सी ही बनेगा, कि कोई डाउट नहीं है। ये सब ईयर वगैरह भी थोड़ा याद रखेंगे। सावित्री बाई स्वयं जो है विद्यालय में जो है पहली शिक्षिका भी बनी थी। ठीक है, तो विद्यालय भी बनाई थी और विद्यालय के शिक्षक का भी ये बनी थी। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, आज हम लोग प्रश्न जो है 30 तक देखे थे, आज हम लोग 40 प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, और फिर बाकी बचा हुआ 25-30 प्रश्न जो होगा इसके थर्ड पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, बस इतना आप लोग जितना यहाँ पे बताया जा रहा है इसको बस आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो था। पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, कितना कथन इसमें सही है। देखिए, उत्तर कीजिए इसका।
देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। धौलावीरा के जलाशयों से साक्ष्य मिला है। ये बात क्या है, सही है। और धौलावीरा में हम लोग को जो है कृषि हेतु जल संचयन किया जाता था, ऐसा संभावना व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम खोजा गया स्थल जो है मोहनजोदड़ो था सिंधु घाटी में, सर्वप्रथम। देखिए, अगर मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये सर्वप्रथम तो नहीं था। सर्वप्रथम सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा। ठीक है, वैसे मोहनजोदड़ो काफी प्रसिद्ध है, लेकिन ये पहला नहीं था। ऐसे में गलत हो जाएगा। पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से जो है प्रस्तर मूर्ति जो है पुरोहित राजा का देखने को मिलता है। ऐसे में स्टेटमेंट ये सही बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, दो स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आपका बी ही बनेगा, केवल दो। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। ये 43 हो गया। 44, महाजनपद काल के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बताइए, निम्नलिखित पे विचार करके बताइए कौन सा सही होगा। इस काल में लौह का उपयोग बढ़ गया था। काल के दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ था। इनमें से कुछ राज्यगण संघ थे। अच्छा प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं आप लोग। महाजनपद यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व की कहानी के बारे में आपको बताना है। देखिए, इस समय देखेंगे तो आरंभिक राज्य जो है नगर में, नगरों का विकास होने लगा था। लोहे का खूब जो है प्रयोग होता था। लोहे से जंगलों की कटाई होती थी। बिल्कुल ये करेक्ट है, पहला तो कोई डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए, आप लोग भी पैरेलली मेरे साथ आंसर जो है करते रहे। दूसरा देखिए, तो बौद्ध और जैन की बात करेंगे तो बिल्कुल दार्शनिक विचारधारा का विकास उस समय हो रहा था। ये भी करेक्ट है। और बौद्ध और जैन ग्रंथ में तो देखेंगे तो महाजनपद का नाम का उल्लेख भी है। 16 महाजनपद बताया गया है। सबसे मजबूत जो है मगध महाजनपद को बताया गया है। साथ ही साथ देखिए, इनमें से कुछ गण संघ भी थे। तो उस समय देखेंगे तो गण संघ भी थे। जैसे उसमें आप देखेंगे तो महावीर और बुद्ध के द्वारा जो है काफी गणों का संबंध भी रहा था, महावीर बुद्ध का। जैसे बज्जी संघ का नाम आता है, जो काफी मजबूत था। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट ही निकल गया, तो ऑप्शन आप लोग डी ही आंसर इसका। चलिए, अगला का आंसर करें। जूनागढ़ शिलालेख के बारे में पूछा गया है। कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना जो है इसमें कथन सही है। तक शासक जो है रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख है इसमें। इसमें प्रकृत जलाशय सुदर्शन झील का उल्लेख भी किया गया है जूनागढ़ शिलालेख में। देखिए, जूनागढ़ शिलालेख की बात करेंगे तो रुद्रदामन जो प्रथम थे, ये गिरनार अभिलेख के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। और प्राचीन भारत के जल प्रबंधन का इसमें वर्णन है। बात जो है बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ देखेंगे तो जो शक शासक रुद्रदामन थे, उनके उपलब्धियों का भी उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें प्राकृतिक जलाशय सुदर्शन झील का उल्लेख है। अब देखिए, सुदर्शन झील तो कृत्रिम जलाशय है, ये तो प्रकृत है नहीं। ऐसे में तो क्लियरली ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी उल्लेख वाली तो बात बाद में आएगी। तो ऐसे में देखेंगे तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है केवल एक ही आंसर बनेगा। ठीक है, मौर्य शासन के दौरान ये जो है झील का निर्माण कराया गया था। बाकी समय समय पे इसको जो है मरम्मत कराया गया था आगे चल के। अगला देखिए, 45 हो गया। 46 देखते हैं। तो ये टेस्ट देखिए, ऐसा नहीं कि यूपीएससी के लिए है तो केवल यूपीएससी के लिए, जो भी आप पीसीएस वगैरह लिख रहे हैं, में काफी ये महत्वपूर्ण रोल आपको प्ले करेगा। अभी तो हम लोग एनसीईआरटी वाला ही ये टेस्ट हम लोग देख रहे हैं। देखिए, संगम युग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए, तो बेल्लालार है, काश्तकार होते थे उलवर, हल चलाने वाले अनिमई दास। ठीक है। तमिल साहित्य में देखेंगे तो ग्रामों में जो रहने वाले लोग हैं, को कुछ श्रेणियों में बांटा गया था। और वैसे में देखेंगे तो जो बेलालार होते थे, ठीक है, ये बड़े जो है जमींदार होते थे। ये काश्तकार नहीं होते थे, ये बड़े बड़े जमींदार होते थे। पहला तो गलत हो गया। उल्लवर की बात करेंगे तो हल चलाने वाले ही होते थे ये तो करेक्ट बन जाएगा। अनिमई, अनिमई जो है ये
दास होते थे, तो बिल्कुल सही है। तमिल साहित्य संगम ग्रंथ देखेंगे तो उसमें गांव में रहने वाले कुल श्रेणी में बांटा गया था। बेल्लार जो है बड़े जमींदार होते थे, बात ध्यान रखेंगे। उल्वर जो है हल चलाने वाले, अनिमई जो है दास, और एक उल्वर होता था। ठीक है, उल्वर तो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर ही लिए यहाँ पे, हल चलाने वाला। चलिए, यहाँ पे देखिए दो युग में सही हुआ है। कौन कौन सही हुआ है यहाँ पे? दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन आपका बी ही करेक्ट बन जाएगा। भारत के सामाजिक इतिहास के संदर्भ में विचार करना है, बताना है कौन सा इसमें सही है। ये सारा बेसिक बेसिक सा प्रश्न है। वर्णों की संख्या 4 निर्धारित की गई, जातियों की संख्या निश्चित थी। ब्राह्मणवादी संस्थाओं के लोगों को जातियों में वर्गीकृत करने का अधिकार था, बताना है कौन सा इसमें सही है। जो भारत का सामाजिक इतिहास रहा है इसी के बारे में पूछा गया है। देखिए, आंसर आप लोग करेक्ट जो है आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? बी बनेगा। देखिए, ब्राह्मणवादी जो सिद्धांत था इनिशियल में, वो जाति वर्ण तरह ही जन्म पे आधारित हो गया था, और वर्णों का संख्या बिल्कुल 4 निर्धारित किया गया था। ठीक है, बाकी जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी, ये निश्चित दिया गया है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि ब्राह्मणवादी संस्थाओं के लोगों को जातीय में वर्गीकृत करने का अधिकार था, ये भी बात बिल्कुल सही है। यही जो संस्था जो है जातियों में वर्गीकृत करती थी, तो एक और तीन सही है, तो ऑप्शन बी ही सही था। अगला देखिए, सतवाहन के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आप सभी को। देखिए, ऑप्शन दिख रहा होगा। सतवाहन शासकों के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें कितने युग में सही है ये पूछा गया आपको। पहला लिखा है कि इनके शासकों की पत्नी के नाम के पिता के गोत्र से उद्भूत होते थे। ये शासक बहुपत्नी प्रथा का पालन करते थे, अर्थात उनकी एक से अधिक पत्नियां थी। उनकी पहचान उनके पिता के नाम से की गई। सिंहासन पर उनका उत्तराधिकार आमतौर पर पितृसत्तात्मक था। सतवाहन वंश के बारे में बताना है। देखिए, तो अगर सतवाहन वंश में देखेंगे तो महिलाओं के नाम का ही विश्लेषण काफी देखने को मिलता है, और कई नामों में तो आप देख भी होंगे वहाँ पे गौतम वशिष्ठ जैसे गोत्र भी उद्भिद थे। तो यहाँ पहला दिखा है कि इन शासकों के पत्नी के नाम उनके पिता के गोत्र के उद्भूत थे, तो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, सतवाहन शासकों में देखेंगे तो कुछ बहुपत्नी प्रथा का भी पालन करते थे, यानी एक से ज्यादा पत्नियां हुआ करती थी, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो लिखा है उनकी पहचान उनके पिता के नाम से की गई। तो देखिए, सातवाहन शासकों में जो है जनरली माता के नाम से पहचान किया जाता था, नाम वगैरह सब आपको पता ही है। ठीक है, तो पहले माता का नाम वगैरह होता था, तो ये तो क्लियरली गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सिंहासन पर उनका अधिकार आमतौर पर पितृसत्तात्मक था। उत्तराधिकार की बात करेंगे तो पितृसत्तात्मक ही था, भले ही जो है माता के नाम का प्रचलन था, नामों का आगे लगाते थे वो लोग। ये सही हो जाएगा, तो एक तीन चार सही है, तो यहाँ पे केवल तीन युग्म आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तमिलकम की व्याख्या करता है? तमिलकम, देखिए पहला है कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे उत्तरी क्षेत्र था जो अपनी वैदिक परंपराओं के लिए जाना जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे उत्तरी क्षेत्र, ये तो क्लियरली गलत हो जाएगा। भारत के दक्षिणी क्षेत्र जिसमें प्रमुखतः चोल, चेर और पांडव राज्य शामिल थे, तो यही सही हो जाएगा, तमिलकम। ठीक है, भारत के दक्षिणी राज्य थे ये बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए दक्कन और दक्षिणी भाग जो है वहीं पे चोल हो गए, चेरो हो गए, पांडे, ये सब साम्राज्य का उदय हुआ था, और ये तमिलकम के नाम से ये लोग जाने जाते थे। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 50। देखिए, निम्न पे विचार करना है, और उपरोक्त में से कितने बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं ये बताना है। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत से प्रश्न पूछ दिया गया, ऑलरेडी हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में खूब सारा प्रश्न किए अभी तक। ठीक है, देखिए, पहला लिखा है कि संसार निश्चित है, ये बौद्ध धर्म में बताया गया है। संसार निष्प्राण है, दुख मानव अस्तित्व का स्वाभाविक अंग है, में कितना स्टेटमेंट सही है ये बताना है। देखिए, संसार निश्चित है दिया गया है, बौद्ध धर्म का फिलोसफी तो है नहीं। बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है कि परिवर्तनशील है बिल्कुल,
अनिश्चित है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, तो संसार जो है निष्प्राण है, ये दिया गया है। तो ये तो स्टेटमेंट जो है सही बन जाएगा। दुख मानव अस्तित्व का स्वाभाविक अंग है। ठीक है, मानव का अस्तित्व होगा तो दुख अंतर्निहित ही होगा। ठीक है, ये संसार जो है क्षणभंगुर ही बताया गया है। मानव के साथ दुख रहेगा ही, तो यहाँ पे बिल्कुल ये फिलोसफी दिया गया था, तो ये भी सही है। यहाँ पे देखिए आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी, यहाँ पे केवल दो। अगला देखिए प्रश्न, भारत ओमान संबंध के बारे में पूछा गया है, में कितना युग में सही है। तो जो नया वाला बिल्कुल फॉर्मेट से प्रश्न पूछा गया था पिछला साल यूपीएससी में, इस पे देखेंगे तो पूरा पेपर में ही भरा हुआ है लगभग। फॉर्मेट में प्रश्न बनाया गया है, तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इस फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप सभी देख ही लिए होंगे, केवल एक है, केवल दो, सभी तीन। देखिए पहला है भारत ओमान संबंध के बारे में। भारत ने सैन्य उपयोग और रसद सहायता के लिए ओमान के प्रमुख बंदरगाह दुक्कम तक पहुंच प्राप्त कर ली है। ईस्टर्न ब्रिज दोनों देशों के मध्य वायुसेना अभ्यास है। ओमान हॉर्मुज जल मरुद के लिए भारत में प्रवेश द्वार है। ठीक है, देखिए तो पहला तो लिखा है कि भारत के सैन्य उपयोग और रसद सहायता के लिए ओमान प्रमुख बंदरगाह दुक्कम का प्रयोग जो है पहुंच प्राप्त कर ली है। ये बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, दुक्कम बंदरगाह। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो वायुसेना का जो अभ्यास होता है, ये ईस्टर्न ब्रिज होता है भारत और ओमान के बीच, तो ये भी सही है। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज। तो थल सेना का भी अभ्यास होता है, अल जो है आपका नगाह, भारत और ओमान के बीच। ठीक है, वायुसेना का अभ्यास होता है ईस्टर्न ब्रिज, तो ये बिल्कुल सही है। एक नौसैनिक अभ्यास भी होता है नसीम अल वह से, ठीक है, भारत और ओमान के बीच। अब देखिए अगला यहाँ पे लिखा है कि ओमान हॉर्मुज जल मरुद्दे के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही है। और आप देखेंगे तो इसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात का पांचवा हिस्सा आयात भी करता है। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही निकल गया, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। अगले देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना कथन सही है। चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल, भौतिक और जैविक दुनिया के बीच सीमाओं को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग की विशेषता को संदर्भित करती है। विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र स्थापित करने के लिए बंगलुरु को चुना है। बताना है कौन सा आपको सही है। चौथी औद्योगिक क्रांति, तो देखिए चौथी औद्योगिक क्रांति जो है डिजिटल, भौतिक, जैविक दुनिया के बीच सीमाओं को कम करने के लिए और प्रौद्योगिकी के उपयोग को विशेषता के संदर्भित करती है, तो बिल्कुल क्या है आपको करेक्ट है। ठीक है, 4IR के बारे में बात हो रहा है। अगला देखेंगे, अगला लिखा है कि विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र स्थापित करने के लिए बेंगलुरु को चुना है। ये तो आपको सही नहीं बनेगा। ठीक है, जो विश्व आर्थिक मंच है वो हैदराबाद, तेलंगाना को जो है चौथी आर्थिक क्रांति केंद्र के लिए स्थापना के लिए चुना है। यानी सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए हैदराबाद को चुना गया है, ना कि बेंगलुरु को। ये क्लियरली गलत हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन आपका इस तरह से केवल एक ही बनेगा। अगला देखिए, IMF के बारे में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए इसमें लिखा है कि प्राथमिक उद्देश्य इसका यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को स्थिरता को सुनिश्चित करना है। इस स्थिरता को विश्व व्यापार संगठन के साथ वेटन वुड्स ट्विंस का गठन करता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है IMF में। कितना स्टेटमेंट सही है पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर करें। आप सभी को पता होगा IMF में भी जो है 190 देश है। ठीक है, वित्तीय महत्व के लिए जो है ये था है आपको। देखिए पहला है यहाँ पे दिया है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राथमिक उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करे, विनिमय दर और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली, जो देश एक दूसरे के साथ विनिमय को सक्षम बनाती है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे तो दूसरा है कि विश्व व्यापार WTO के साथ ब्रेटन वुड ट्विंस का जो है ये गठन करता है। ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। ठीक है,
अगला देखिए यहाँ पे, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है। तो देखिए रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए एक और तीन करेक्ट है। यहाँ पे देखिए क्या सही बन जाएगा आपका, दो ऑप्शन सही हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका केवल दो ही बनेगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 54। देखिए लिखा है कभी कभी चर्चा में रहने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है ये रिप्लेस अभियान किसको जो है संदर्भित करता है, रिप्लेस अभियान। ये आपका ऑप्शन रहा। देखिए पहला दिख रहा है कि नए प्रकार के वायरस के फैलने वाले संचारी रोगों को नियंत्रित करता है ये। वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित कृत्रिम ट्रांस वसा को समाप्त करना। देखिए आंसर आप लोग कीजिए इसका। बात पूछा गया है सिंपल सा, रिप्लेस अभियान के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं। अगर होता आप तो आंसर कर ही लेंगे, साधारण सा प्रश्न है। देखिए रिप्लेस अभियान जो है वैश्विक जो खाद्य आपूर्ति है उस औद्योगिक रूप से उत्पादित जो कृत्रिम ट्रांस वसा है इसी को समाप्त करने का टारगेट है। ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2018 में देखेंगे तो औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को वैश्विक उन्मूलन का आह्वान किया गया था और 2023 तक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। तो रिप्लेस अभियान इसी के अंतर्गत जो है काम कर रहा है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है? अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 55। हाल ही में जो खोजा गया बहिर्ग्रह है LHS जो है 45475b के संदर्भ में बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए एक चट्टानी पार्थिव ग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के समान है। ये पृथ्वी से सैकड़ों डिग्री अधिक ठंडा है। तो देखिए नासा के द्वारा खोजा गया था अभी। करेक्ट आंसर इसका केवल एक ही बनेगा। देखिए नेशनल जो एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है नासा, ठीक है, जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा LHS जो है 475b नाम का एक आपको ग्रह खोजा गया था। ये तो स्टेटमेंट जो है देखेंगे तो ये पार्थिव ग्रह ही है, ये बात सही है। और इसमें बात करेंगे तो इसका व्यास लगभग देखेंगे तो पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, ये बताया गया है व्यास लगभग 99% पृथ्वी के समान है, यानी पृथ्वी के आकार ही इतना ही ये ग्रह है। ये जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ दिया है कि पृथ्वी से सैकड़ों डिग्री अधिक ठंडा है। ये स्टेटमेंट क्लियरली गलत है। ये अगर देखेंगे तो ये पृथ्वी से जो है सैकड़ों डिग्री अधिक जो है गर्म है, ना कि ठंडा है, ये गर्म है। ये क्लियरली गलत हो जाएगा। ठीक है। और एक चट्टानी पार्थिव ग्रह है, पृथ्वी भी एक चट्टानी ही ग्रह है, पता है आपको। पृथ्वी से लगभग देखेंगे तो 41 प्रकाश वर्ष दूर है ये। ठीक है। चलिए, बाकी इस पे अगर वायुमंडल वगैरह अगर भविष्य में हो जाता है तो हो सकता है इस पे जीवन भी पॉसिबल हो। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 56। देखिए पूछा गया है यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और बाकी आंसर वैसे ही होगा। ठीक है, व्याख्या करता है नहीं करता है जो भी है। देखिए इसको हम लोग देखते हैं। बाकी एग्जाम में आप लोग क्या ध्यान देंगे, ये ऑप्शन ए वाला हो सकता है डी में हो, डी वाला ए में हो, तो इसको ध्यान देंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, जो बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर पुनः उसमें प्रवेश करती है। बैलिस्टिक मिसाइल की गति सीधे प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है। ठीक है, देखिए तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे आपको करेक्ट दिख रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलें जो है पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर निकलकर पुनः उसमें प्रवेश करती है। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि बैलिस्टिक मिसाइल गति सीधे प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है। ठीक है, प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है, ये इनकरेक्ट है। अगर बात करेंगे तो परलवैयिक प्रक्षेप वक्र का अनुसरण नहीं करती है, ये जो है स्टेटमेंट आपको सही नहीं बनेगा। देखिए ऐसे में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बन जाएगा। एक तो सही है लेकिन दो आपका गलत है।
ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 57 देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ AK जो है 203 राइफल के संयुक्त उत्पादन के लिए एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है? ठीक है, ये किस राइफल के लिए किया गया है, किसके साथ? AK जो है 203 के लिए। ये आसान सा प्रश्न है, ये करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस भी किए थे। करंट अफेयर अभी आपको MCQ के माध्यम से कराया गया है। एक साल का करंट अफेयर अप्रॉक्स 10 वीडियो में कराया गया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, बिल्कुल सही है, रूस ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और रूस के बीच जो है संयुक्त रूप से अमेठी में, अमेठी जो उत्तर प्रदेश में है, वहीं पे AK जो है 203 राइफल का निर्माण जो है शुरू कर दिया गया है। ठीक है? ये जो आपको AK 203 असॉल्ट राइफल है, इसमें 100% स्वदेशी जो है कलपुर्जो का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलिए, पहले एक 47 राइफल था, उसी का एक मुझे एडवांस वर्जन है। अगला देखते हैं 58। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है पालीताना एवं शत्रुंजय पहाड़ी संबंधित है। देखिए, ये जो है बिल्कुल आप लोग बी आंसर ही सही हो जाएगा, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म का ही ये पवित्र स्थल है। ठीक है, तो पालीताना की बात करेंगे तो ये जो है पारसनाथ की जो पहाड़ी है, समेत शिखर, झारखंड में जो पारसनाथ की पहाड़ी है पे जो समेत शिखर है, और गुजरात का जो पालीताना है शत्रुंजय पहाड़ी। ठीक है, इसको लेके जो है अभी देखे तो ये काफी चर्चा में था, तो ऐसे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पालीताना नगर जो है कहाँ पे है, तो ये आपको पालीताना गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 59, अष्टाध्यायी के बारे में पूछा गया है। ये विद्वान पढ़नी के द्वारा रचित एक प्राचीन ग्रंथ है। ये ग्रंथ संस्कृत भाषा के है ध्यानात्मक वाक्य विन्यास व्याकरण का विशद जानकारी देता है। इसका उपयोग कंप्यूटर सिखाए जा सकने वाले संस्कृत भाषा का एल्गोरिदम के लिए किया जा सकता है। इसमें कितना ऑप्शन सही है पूछा गया, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई भी नहीं? देखिए, इजिली आप आंसर इसका कर सकते हैं। अष्टाध्यायी के बारे में सभी लोग परिचित ही होंगे। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय इसका मतलब है, और बिल्कुल ये पाणिनि के द्वारा ही रचित है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा। ठीक है, जहाँ तक बात करेंगे तो ग्रंथ में संस्कृत भाषा का जो है देखेंगे, ध्यानात्मक वाक्य विन्यास व्याकरण इस सब के बारे में जानकारी भी मिलता है, भी सही है। साथ ही साथ देखेंगे तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपको सही है। संस्कृत भाषा में जो है ये एल्गोरिदम के रूप में कार्य भी हम लोग इसको कर सकते हैं, तो कंप्यूटर सिखाने के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सी ही बनेगा, सभी तीन। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। शिक्षा का जो वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है 2022 के संदर्भ में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है ये। NGO प्रथम के द्वारा इसको जारी किया गया। ये एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है। ये विश्वविद्यालय स्तर पे छात्रों के नामांकन की स्थिति का आकलन करता है। बताना कितना कथन इसमें सही है। केवल एक, केवल दो, ऐसे करके ऑप्शन है आपका, या सभी तीन, या कोई भी नहीं? NGO प्रथम, देखिए NGO प्रथम के द्वारा ही जारी किया गया था ये रिपोर्ट आपका, जो 2022 वाला है, वार्षिक स्थिति रिपोर्ट शिक्षा को लेके। 17वीं जो है शिक्षा वार्षिक रिपोर्ट है 2022 आंकड़ा है, NGO प्रथम के द्वारा जारी किया गया था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये वार्षिक है और नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट देखेंगे तो लिखा है ये विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के नामांकन की स्थिति का आकलन करता है। ये जो है आपको सही नहीं है। ये जो आपका ये सर जो है ये सर्वेक्षण 2022 जो है, ये 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन की स्थिति और 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर का बुनियादी शिक्षा हो गया, इन सबों का आकलन करता है। ये विश्वविद्यालय स्तर का बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, 3 से 16 वर्ष, ठीक है, 16 वर्ष के जो बच्चों का नामांकन का स्थिति है वो देखता है, और 5 से 16 वर्ष के आयु का जो बच्चे हैं उनका जो है राष्ट्रीय जो है
राज्य और जिला स्तर पे जो बुनियादी शिक्षा है, सामान्य अंक गणितीय क्षमता है, उन्हीं का ये आकलन करता है। तो यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट सही है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे बी ही बनेगा। ठीक है? देखिए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में और ये बात बताया गया था कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन जो है पहले से ज़्यादा देखने को मिला है। प्रश्न जो है हम लोग 61 देख लेते हैं। देखिए 5 प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं इसमें। ठीक है, 65 तक देख लेते हैं, बाकी 66 से लेकर 70 तक जो है 35 प्रश्न हम लोग पार्ट में इसका देख लेंगे। देखिए 61 में लिखा है, ई स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धा खेल है जहां गेमर्स विभिन्न खेलों के प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ई स्पोर्ट्स के लिए नोडल मंत्रालय है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग का प्रबंधन करता है। ई स्पोर्ट्स भारत में बहु खेल आयोजन श्रेणी का भाग है। अच्छा प्रश्न, आंसर करें इसका। देखिए ऑप्शन एज इट इज वैसे ही है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन सही। ई स्पोर्ट्स की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो स्पोर्ट्स है, प्रतिस्पर्धा खेल है। यहाँ पे जो गेमर्स है विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। युवा जो कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है वो ई स्पोर्ट्स के लिए है, नोडल मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये ऑनलाइन गेमिंग का प्रबंध करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ई स्पोर्ट्स भारत का बहुखेल आयोजन श्रेणी का भाग भी है, तो यहाँ पे देखिए तीनों जो है सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन आपका सी ही बनेगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 62। देखिए सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के संदर्भ में पूछा गया है। जूम इन इसको भी कर ही देते हैं। देखिए, देखिए अब तो ऑप्शन भी दिख रहा होगा। बाकी देखिए मेरा जूम करने का पर्पस यही होता है कि मैक्सिमम लोग मोबाइल में ही लेक्चर को देखते हैं, क्लियरली आप लोग को दिख सके। चलिए बाकी यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा आप लोग। तो देखिए ये सहायता प्राप्त जो जननिकीय प्रौद्योगिकी है 2021, उसी के बारे में आपको बताना है। तो पहला देखिए, इस अधिनियम के तहत नेशनल जो है असिस्टेंट की प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सरगोशी बोर्ड अधिनियम के तहत संविधिक जो है निकाय है। करेक्ट है। एक बैंक 21 से 25 वर्ष की आयु में पुरुषों के शुक्राणु और 23 से 25 वर्ष की आयु में महिलाओं के अंडाणु प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। एआरटी जो है प्रक्रिया से संबंधित उपचार केवल शामिल युगल और एकल पक्षधारों को दाता को लिखित स्वीकृति के बाद ही दिया जा सकता है, ये भी सही है। अधिनियम पर लैंगिक व्यक्तियों और समलैंगिक जोड़ों को एआरटी सेवाओं का लाभ लेने से वंचित करता है। सारा स्टेटमेंट यहाँ पे सही निकला, तो ऑप्शन आपका सारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेशनल असिस्टेंट जो है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सरगेसी बोर्ड का स्थापना 2021 के अंतर्गत ये सारा चीज़ है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है? संविधिक निकाय भी है, कोई डाउट नहीं है। 21 से 55 वर्ष वाला पुरुष हो गया वो अंडाणु अपना, और महिला जो है 23 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। के लिए जो है ये लोग डोनेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। देखिए यहाँ पे भी दो कथन दिया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण भारत से जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। तो यहाँ पे बस वही से ही स्टेटमेंट आपका होगा कि एक सही है और दो सही है, और इसका व्याख्या करता है। एक दो सही है, व्याख्या नहीं करता है, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, कोई डाउट नहीं है। और महात्मा गांधी 1915 को इसी दिन भारत लौटे थे, वो इसके वजह से मनाते हैं, तो एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो बस वही सही हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। कथन दो कथन एक का व्याख्या भी कर रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए ही बन जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 64। ब्रिटिश भारत के भू राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में बताना है। देखिए ब्रिटिश
भारत में जो भू राजस्व बंदोबस्त किए थे, 3 प्रकार के किए थे। जैसे एक प्रश्न है यहाँ पे, देखिए उपयुक्त में से कितना सही है? केवल एक सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 सही है, या कोई नहीं? देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त और बॉम्बे दक्कन में रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया गया था। पहला तो ये है आपको। दूसरा है कि अस्थाई बंदोबस्त राजाओं और तलुकदारों के साथ, और रैयतवाड़ी जो है वास्तविक कृषक के साथ था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भू राजस्व निश्चित होता था, और अस्थाई बंदोबस्त में वृद्धि प्रति 30 वर्ष में की जाती थी। कितना स्टेटमेंट सही है इसमें बताया गया है? देखिए ऑलरेडी हम लोग ये प्रश्न डिस्कस किए हैं दूसरे फॉर्मेट में, बाकी प्रश्न तो यही था। देखा अस्थाई बंदोबस्त कब आया था आपका? 2093 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है लेके आया गया था। और इसमें जो है बिचौलिया ग्रुप में जमींदार भी होता था, जमींदारी व्यवस्था भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त था, बिल्कुल सही है। अब बॉम्बे दक्कन में रैयतवाड़ी था, ये तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। बॉम्बे दक्कन वाला क्षेत्र में देखेंगे तो 1820 के दशक में जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त लेके आया गया था, 1820 के आसपास। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त में राजाओं और तलुकदारों के साथ जो है रैयतवाड़ी, अ, तलुकदारों के साथ था, और रैयतवाड़ी में वास्तविक कृतज्ञ था। देखिए रैयतवाड़ी में देखेंगे बंदोबस्त में तो बंगाल व्यवस्था के विपरीत था, राजस्व सीधे जो है रैयत से लिया जाता था। ठीक है, ये बिल्कुल ही, ये भी क्या बन जाएगा आपका? सही बन जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त में राजा तलुकदारी होते थे, बिल्कुल ये करेक्ट है। बाकी देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भू राजस्व निश्चित होता था लिखा है, और अस्थाई में जो है प्रति 30 वर्ष में वृद्धि होने की बात की गई। देखिए तीसरा स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो अस्थाई बंदोबस्त में ये 30 वर्ष में वृद्धि की बात नहीं की गई थी। ठीक है, ये बात किस में किया गया था? रैयतवाड़ी में। अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था आपका? ये फिक्स होता था दर, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, रैयत में जो है राजस्व के भुगतान की क्षमता का आकलन किया जाता था, और 30 वर्ष में जो है पुनर्निरीक्षण किया जाता था, और फिर राजस्व में बढ़ाने की बात की गई थी, किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ये गलत हो जाएगा। आंसर आप लोग यहाँ पे केवल दो ही, ऑप्शन जो है बी बन जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 65। देखिए ब्रिटिश भारत में जो है संथालों के संदर्भ में आपको बताना है कितना कथन इसमें सही है। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के बाद संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू माझी थे। संथाल विद्रोह पहाड़ी लोगों के बीच हुआ जो स्थानांतरित कृषक थे, और संथाल जो अस्थायी कृषक थे उन्हीं के बीच हुआ था। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, आंसर करें इसका। देखिए संथाल विद्रोह आपको कब देखने को मिला था? सभी को पता होगा, 1800 जो है 55 से 56 में। अब देखिए जब 55 से 56 में था, 1857 यहाँ पे दिया है, के बाद हुआ था, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये तो इसके पहले का है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये संथाल विद्रोह के नेता के बारे में दिया है, सिद्धू माझी दिया है यहाँ पे, तो ये भी क्लियर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका गलत ही हो गया। सॉरी, ये तो सही हो जाएगा ना, सिद्धू माझी। ठीक है, ये तो करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। संथाल विद्रोह पहाड़ी लोगों के बीच हुआ था जो स्थानांतरित कृषक थे, और संथाल जो अस्थायी कृषक थे। बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। ये जो संथाल विद्रोह हुआ था आपको, ये जमींदार साहूकार और जो औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ विद्रोह ये था ये। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपसी विद्रोह नहीं था, तो ये भी आपको क्या लिखा है? जो स्थानांतरित कृषि थे, हाँ, तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए केवल एक ही स्टेटमेंट आपका सही माना जाएगा। ठीक है, और केवल एक अगर सही माना जाएगा तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, केवल एक युग्म। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 65 तक देख लिए 31 से। अब जो है 66 से लेके और 100 तक के हम लोग तीसरे पार्ट में देखेंगे। मेरा ध्येय उद्देश्य ये है कि जितना आप लोग देखें बिल्कुल परफेक्ट देखें, और उसको आत्मसात कर लें। ठीक है, अभी के लिए। बाकी जो है आगे चल के हम लोग बिल्कुल एक टेस्ट को
एक दिन में ही एट ए टाइम हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को क्या करें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, ठीक है, ताकि ये बेहतर कंटेंट जो है आपको मैक्सिमम लोगों के साथ पहुंच जाए। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम में भी आप लोग जो है ये डेली टेस्ट वगैरह दे सकते हैं टॉपिक वाइज, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन कर लें। चलिए, बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट वगैरह ज़रूर आप लोग लिखेंगे, तो नेक्स्ट टेस्ट में बात होगी। अभी जो है कंटिन्यूअस में आपको तो ये टेस्ट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, बाकी आगे चल के होगा आफ्टर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के बाद। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।